वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो जब भी हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन के डिफरेंट टाइप के केस होते हैं। हर तरह के केसेस में डिफरेंट स्टेजेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इंडिकेशन आती हैं आपको यूएससीआईएस की तरफ से या एनवीसी की तरफ से कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, हमें ज़रूरत है। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस जो कि मिलता है आपको यूएससीआईएस की तरफ से। इसकी क्या डिटेल्स हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उससे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यूएससीआईएस की तरफ से आपको एक नोटिस मिलता है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। और ये नोटिस कब मिलता है? ये रिक्वेस्ट नोटिस जब मिलता है जब यूएससीआईएस को रिक्वायर्ड होते हैं कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएससीआईएस वो स्टेज होता है जब हम फॉर इंस्टेंस CR1 या IR1 वीजा के लिए जब हम I-130 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ये पहला स्टेज होता है यूएससीआईएस का जहां पे हमारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। और फिर एज अ रिजल्ट जब वो रिसीव करते हैं तो समटाइम्स उनको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग लगता है और वो फिर हमें रीच आउट करते हैं रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस फॉर्म के जरिए, जिसमें वो पूछते हैं कि हमें फर्दर आपसे ये मालूमात रिक्वायर्ड है ताकि हम इसे प्रोसेस कर सके। इस प्रोसेस में जाने के लिए आपको कुछ डेज दिए जाते हैं, कभी 30 डेज, कभी 60 डेज, जो कि यूएससीआईएस की तरफ से बताया जाता है। उनके फॉर्म जो आपको मिलेगा उस पर लिखा हुआ होगा कि आप जो एविडेंस है उनके साथ हमें इस डेट तक चीज़ें अपनी सबमिट वापस करा दीजिए। तो इस सिलसिले में इसको प्रोसेस करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत अहमियत रखता है। फॉर इंस्टेंस स्क्रीन पर मैं आपके साथ वो सैम्पल फॉर्म या नोटिस रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का शेयर कर रही हूँ, जिसपे लिखा है कि जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो हमारे ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए मई 28, 2020 तक। तो इसी तरह आपको भी अगर अल्लाह न करे RFE का फॉर्म रिसीव होता है कि मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उस पर एक डेट मेंशन होगी, एक टाइम फ्रेम होगा जिस तक आपको अपना रिस्पॉन्स विद एविडेंस सबमिट कराना है। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो RFE नोटिस होगा ये डायरेक्टली डील करेगा आपके पेटिशनर से। हर केस में जिस तरह एक पेटिशनर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, तो यूएस में रहने वाला इंसान जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, पिटिशन फाइल की है, यूएससीआईएस उसी को रीच आउट करेगा मजीद इंफॉर्मेशन के लिए। एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है कि RFE रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पिटिशन है वो डिनाई हो गई है या आपकी पिटिशन जो है वो अब अप्रूव की नहीं जाएगी। ये सिर्फ इनिशियल आपसे मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगने का एक तरीका है अगर उनको कोई कमी बेशी लग रही है उन चीजों में जो आपने सबमिट कराई है। RFE नोटिस अगर आप टाइमली सबमिट करा देंगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो ये एक मौका होगा जो कि यूएससीआईएस का जो ऑफिसर है उसको कन्विंस करेगा आपकी फेवर में, और जो भी आपने मिस्टेक की है, जो भी आपने जो है वो कमी की है डॉक्यूमेंट में, वो आप सही कर सकते हैं। करेक्ट मिस्टेक आप सही वक्त में सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने RFE नोटिस पर जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं किया विद एविडेंस, तो होता क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो राइट अवे जो ऑफिसर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर देगा, या ऐसा होगा कि वो डिसीजन लेगा विदाउट वो डॉक्यूमेंट जो उसे चाहिए थे, जो कि मोस्ट लाइकली डिनाइल में ही जाएगा। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस रिसीव होता है तो आप बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं RFE को रिस्पॉन्ड करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं एग्जैक्ट वही डॉक्यूमेंट, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, वो आप एग्जैक्ट यूएससीआईएस में सबमिट करवा दीजिए विद इन द टाइम फ्रेम। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आप पार्शियल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर दें, यानी आपके पास उस वक्त तक जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं फर्दर वो आप भेज दें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, फॉर इंस्टेंस समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यूएससीआईएस रिक्वेस्ट करता है कि हमें जो है आपके फला एम्प्लॉयर से आपका 6 साल पुराना या 7 साल पुराना जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड चाहिए। अब आपका जो एम्प्लॉयर था उसकी पॉलिसी ये है कि उसके पास सिर्फ 5 साल तक का रिकॉर्ड है और इससे ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है, और अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैं इसको फर्दर कहाँ से जमा करूँ। तो ऐसी सूरत हाल में आपका सही तरीकाकार क्या होगा कि आप 5 साल का रिकॉर्ड, मतलब जितना मैक्सिमम आपकी कंपनी अलाउ कर रही है, वो रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर सबमिट कराएं यूएससीआईएस में, अलॉन्ग विद अ लेटर फ्रॉम द कंपनी अथॉरिटीज, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम 5 ईयर्स से ज़्यादा का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास सेफ नहीं रखते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होगी और यूएससीआईएस को ये समझ भी आ जाएगा कि आपने जितना 5 साल का कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए दे सकते थे आपने दे दिया, और आप चाहते हैं कि आगे का डिसीजन इसके साथ ही लिया जाए। और तीसरी चीज़ ये है, तीसरा एक्शन प्लान यही है कि आपको फिर अपनी जो एप्लीकेशन है वो विदड्रॉ कर सकते हैं। आपके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट
नहीं है, आप यूएससीआईएस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूजुअली यूएससीआईएस जो है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस में किस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे मांगता है। तो अगर हम बात करें मैरिज केसेस की, मैरिज वीजा की, जिनकी हम ज्यादातर बात करते हैं, तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि यूएससीआईएस रिक्वेस्ट करता है कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट दिए हैं, आपने जो पिटिशनर ने बैंक स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका एक पेज है, एक पेज नहीं है, उन्हें फर्दर पेजेस भी चाहिए टू लाइक उसमें ज्यादा देखने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पाउस का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपने उसको सही तरीके से उसके दोनों पेजेस जो है नहीं भेजे, एक भेज दिया, प्रिंट आउट में मसला हो गया। तो इस तरह के सिंपल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और आपको वो उसी तरह से भेज देने होते हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप एक दफा फिर देख सकते हैं डिटेल में कि कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो आप फर्दर ऐड करके भेज सकते हैं, या आप देख सकते हैं कोई वीकनेस तो नहीं थी आपकी एप्लीकेशन में, क्योंकि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो आप अपनी एप्लीकेशन को, पिटिशन को भी गो थ्रू कर सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो आप को रीजनेबल लगे और आप भेजना चाहते हो। इसी तरह मैरिजेस में फर्दर बोनाफाइड मैरिज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उन्हें फर्दर पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपने पिक्चर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ की भेज दी, वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि फैमिली फोटोग्राफ्स नहीं दिख रही थी, उस पार्टी के अंदर और लोग भी शरीक हुए थे, उन्हें मजीद डिटेल में चीजें देखनी होती हैं। समटाइम्स ये होता है और मोस्ट कॉमन चीज जो CR1 IR1 के केसेस में होती है कि मैरिज डॉक्यूमेंट्स उनको जो है वो इनफ नहीं लगते। वो कहते हैं मैरिज के डॉक्यूमेंट जो है वो जो आपका निकाहनामा होता है और जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है वो उन्हें इनफ नहीं लगती है। तो इसके लिए क्या होता है कि कंट्री बाय कंट्री अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको जाके देखना, और इसकी अंडरस्टैंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर होती है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको जाके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पे जो डिफाइन किया हुआ है आपकी कंट्री बाय कंट्री के ये मैरिज के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। फॉर इंस्टेंस ओरिजिनल लैंग्वेज में उनको अगर निकाहनामा चाहिए, उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक और अथॉरिटी से चाहिए, उन्हें उसकी ट्रू ट्रांसलेशन चाहिए, तो इस तरह की चीजें आपको चाहिए कि वो आपको लिख के भेज देंगे कि हमें इनफ मैरिज डॉक्यूमेंट नहीं भेजे गए। तो आपका काम है कि आप स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, अपने कंट्री की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा चेक करें और फिर उन्हें इनफ एविडेंस भेजें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने जो है वो आपके मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट इनफ एविडेंस के साथ सबमिट करा दिए हैं। मैरिज के केस में से आपको लगा कि हमारी कंट्री में जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे हमने उनको सबमिट करा दिए, लेकिन स्टिल यूएससीआईएस आपसे ऐसा बोल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपनी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस की, और वहां से जाके देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। आपको वहीं से उनको कॉपी पेस्ट करके बताना है कि ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे और दिस इज हाउ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं रिक्वायर्ड क्राइटेरिया से। तो अगर आप एक अच्छी एक्सप्लेनेशन भी इसमें शामिल करेंगे, और मैं लाजमी यहाँ पे ये मेंशन करूँ कि आप अपने अटॉर्नी से, अपने लॉयर से इस सिलसिले में ज़रूर मशवरा करें इस किस्म का कोई भी स्टेप लेने से पहले। लेकिन जो रिसर्च या इस तरह के एक्सपीरियंस बताते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप कर चुके हैं और आपको पता है कि आपकी कंट्री में यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिक्वायर्ड जो थी उनकी रिक्वायरमेंट वो भी मैच कर रही है, तो फिर आप उनको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भेज दें कि हमने ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट करा दिए और ये रिक्वायरमेंट थी और हमने जो दिए हैं वो इससे मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू असेंबल एंड सबमिट योर RFE रिस्पॉन्स। इसको कैसे असेंबल किया जाए, इसको कैसे भेजा जाए और कहाँ भेजा जाए। तो इसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले तो जो ओरिजिनल आपका RFE का नोटिस है उसको आपको कॉपी करना है और उसको सेव कर लेना है अपने पास। क्यों? क्योंकि जो आप RFE का रिस्पॉन्स पैकेट बनाएंगे, एक पैकेट बनाएंगे जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, तो उसका जो पहला पेज होना चाहिए वो ओरिजिनल RFE नोटिस होना चाहिए। वो आपको वापस से उन्हीं लोगों को भेजना है और अपने पास आपको एविडेंस के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए क्या रखना है, एक कॉपी रखनी है और उसको सेव करके रखना है। ओरिजिनल को याद रखिएगा, आपको उसी पैकेट में डाल के फर्स्ट पेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब USCIS को वो पैकेट मिलेगा तो वो अपना ही ओरिजिनल भेजा हुआ RFE नोटिस स्कैन करेंगे और फिर आपका जो पैकेट होगा वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। अगर आप इस पेज को नहीं भेजेंगे ओरिजिनल, तो आपका जो केस है उसमें फर्दर डिलेज हो सकते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है कि मेक कॉपीज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेंडिंग टू देम। हर इंफॉर्मेशन, हर चीज जो आप उनको भेज रहे हैं उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये चीज मैंने उनको भेजी है। दूसरी बात ये है कि आपको एक कवर लेटर लिखना है जिसके अंदर आप
इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस पैकेट के अंदर मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए हैं। कोशिश कीजिए कि जिस ऑर्डर में आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसी ऑर्डर में जो है वो उस कवर लेटर के अंदर मेंशन करें कि मैंने ये चीज़ें रखी हैं। मैंने सबसे ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट रखा है, नीचे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म रखा है, तीसरा मैंने ये लिखा है। ये स्टेप जो करना है वो बेसिकली ऑफिसर के लिए आसानी पैदा करनी है कि उसको आपके कवर लेटर के बुलेट पॉइंट्स देख के ही अंदाजा हो जाए कि किस ऑर्डर में आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन की है। एड्रेस की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस होता है उसके ऊपर एक एड्रेस मेंशन होगा कि यूएससीआईएस ने आपको बताया होगा कि हमें इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि जब आपने पहली दफ़ा I-130 की पिटिशन फाइल की थी या कोई भी पिटिशन इमिग्रेशन के लिए, तो जहाँ पे आपने पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्स भेजे थे आपको वहाँ पे हरगिज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ भेजने हैं? उस एड्रेस पे जो कि RFE नोटिस के ऊपर मेंशन किया गया है, वहीं पे आपको अपने सारे एविडेंस जो है वो भेजना है। और इसके साथ साथ ये बेहतर होगा कि आप जो भी एविडेंस भेज रहे हैं, RFE को मेल कर रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी मेल के जरिए भेजें विद डिलीवरी कॉन्फर्मेशन, सो दैट आपके पास ये प्रूफ हो कि आपने विद इन टाइम फ्रेम जो है वो अपनी चीज़ें भेज दी थी और वो वहाँ पे पहुँच गई हैं। तो किसी भी किस्म के फर्दर डिलेज या जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको अवॉइड करने के लिए आपको ये सारे थोड़े से केयरफुल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब भी यूएससीआईएस जो है वो RFE का नोटिस इशू करती है तो याद रखिए कि आपकी पिटिशन पे, आपकी एप्लीकेशन पे उसी लम्हे काम करना जो है वो रोक दिया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स की मजीद सबमिशन कराएंगे, जो चीज़ आपसे मांगी है यूएससीआईएस ने, उस सबमिशन के बाद ही आपकी एप्लीकेशन पे जो काम करना है वो यूएससीआईएस रिज्यूम करेगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जल्द से जल्द उस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ें भेज दें ताकि आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस हो सके। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस को लेके कि अगर यूएससीआईएस के स्टेज पर आपको इस किस्म का नोटिस रिसीव होता है तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसकी सबमिशन कैसे करानी है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ मांगी है, हम क्या भेजें। ऐसी सिचुएशन में किसी भी किस्म के फर्दर डिलेज या अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि किसी लीगल अथॉरिटी से आप रब्ता करें, मशवरा करें और फिर ये अगले स्टेप्स लें ताकि आप सही काम कर सकें और फर्दर डिलेज को अवॉइड कर सकें। मजीद कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई आइडियाज़ हो कि जिन चीज़ों पे चाहते हो आपके मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।